गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ समन्स। तो पिछले हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनमें भी हमने समन के बारे में ही डिस्कस किया। फर्स्टली हमने सेक्शन 27 से 32 तक डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि समन क्या होता है। यहाँ पे समन को डिफाइन कर रखा है, प्लस जो समन्स का जो सब्सटेंटिव नेचर है उसे डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हमने देखा ऑर्डर 5 का रूल 1 से लेके रूल 8 तक। उसमें बता रखा है कि समन इशू कैसे होता है डिफेंडेंट को। क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले कि समन होता क्या है, दूसरा कि समन डिफेंडेंट को इशू कैसे होता है। जब प्लेंटिफ कोर्ट में डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंट इंस्टीट्यूट करता है, जब प्लेंट प्रेजेंट करता है, जब कोर्ट में प्लेंट अपनी प्लेंट प्रेजेंट करता है और उसकी प्लेंट एडमिट हो जाती है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि कोर्ट उस डिफेंडेंट को समन इशू करता है। उसके रिगार्डिंग रूल्स हमने डिस्कस किए रूल 1 से लेके रूल 8 तक, जो कि ऑर्डर 5 के रूल 1 से लेके रूल 8 तक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो कोर्ट ने जो समन इशू किए हैं डिफेंडेंट के लिए, वो डिफेंडेंट के पास कैसे जाएंगे, वो डिफेंडेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्विसेज ऑफ समन, मोड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ समन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ समन। समन की सर्विसेज के कितने मोड्स हैं, कितने तरीक़ों से हम समन की सर्विसेज कर सकते हैं। तो पहली है समन बाय कोर्ट, सर्विस ऑफ समन बाय कोर्ट। सेकंड है जिसका बाय कोर्ट के लिए रूल 9 में प्रोविजंस है। सेकंड है बाय प्लेंटिफ, जो कि रूल 9A के अंदर मेंशन है। थर्ड है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जो कि रूल 10 to 16 प्लस 18 में मेंशन है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, जो कि रूल 17, 19 to 20 में है। नेक्स्ट है सर्विस बाय पोस्ट, और नेक्स्ट है सर्विस इन स्पेशल केसेस। टोटल मोड्स ऑफ सर्विसेज कितने हो गए? 6। पहला है सर्विस ऑफ समन बाय कोर्ट, बाय प्लेंटिफ, पर्सनल और डायरेक्ट सर्विसेज, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, सर्विस ऑफ समन बाय पोस्ट और सर्विस इन स्पेशल केसेस। सो इनको हम एक 1 by 1 इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। पहला है रूल नंबर 9, दैट इज सर्विसेज ऑफ समन्स बाय कोर्ट। इसका रूल क्लोज 1 बोलता है कि वेयर द डिफेंडेंट इज रिजाइडिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि मतलब डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में है तो उसे तब कैसे समन की सर्विसेज होगी, कि मतलब डिफेंडेंट कोर्ट की लोकल लिमिट्स, लोकल जुरिडिक्शन में है, तब डिफेंडेंट को कोर्ट के द्वारा समन कैसे सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या हो गई कि डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में ही है, तो कोर्ट समन सर्व करेगा डिफेंडेंट को या तो थ्रू कोर्ट ऑफिसर, मतलब कोर्ट का कोई भी ऑफिसर या फिर इस कोर्ट ऑफिसर का कोई भी सबऑर्डिनेट। सेकंड है कोई भी अप्रूव्ड कुरियर सर्विसेज, पहले तो कोर्ट ऑफिसर करेगा, सेकंड कुरियर सर्विसेज विच इज अप्रूव्ड, ठीक है। थर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट, कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी डिफेंडेंट को समन सर्व किया जा सकता है, स्पीड पोस्ट से, फैक्स से, ईमेल से, और बाय एनी अदर परमिशेबल मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट है, या तो कोर्ट ऑफिसर या फिर कोर्ट ऑफिसर कोई सबऑर्डिनेट, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, अप्रूव्ड कुरियर सर्विसेज से, ईमेल से, स्पीड पोस्ट से, फैक्स से, या फिर कोई भी परमिसेबल मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन से डिफेंडेंट को समन सर्व किया जा सकता है। सेकंड सिचुएशन है कि जहाँ पे डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं है, डिफेंडेंट रिजाइड्स आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में द समन शैल बी सर्व्ड थ्रू एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट रिजाइड्स। मतलब
जिसकी जुरिडिक्शन में जहाँ डिफेंडेंट रह रहा है एट प्रेजेंट, जो कि कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है वहाँ पे, तो जहाँ डिफेंडेंट रह रहा है वहाँ का कोई कोर्ट का ऑफिसर डिफेंडेंट को सम्मन इशू करेगा। थर्ड प्रोविज़ो ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट सम्मन को लेने से मना कर देता है तो इस केस में कोर्ट उसको मानेगा वैलिड सर्विसेज की, मतलब कोर्ट अपनी तरफ से सम्मन डिफेंडेंट तक पहुंचा चुका है। फोर्थ बोलता है इसका प्रोविज़न कि वेयर डिफेंडेंट इज प्रॉपरली वेयर सम्मन इज प्रॉपरली एड्रेस्ड, मतलब सम्मन में प्रॉपर एड्रेस मेंशन था, ठीक है, और प्रीपेड उसके रिगार्डिंग सारी, मतलब प्रीपेड भी है, उसकी जो फीस थी कुरियर की सब कुछ पे कर दी गई है और प्रॉपरली एड्रेस्ड है, ठीक है, और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, जो कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब होता है कि जब भी हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो वहाँ से हम रिसीविंग लेते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अ पर्सन और नॉट, तो वहाँ पे जो पर्सन उसे रिसीव कर रहा होता है वहाँ पे वो अपने सिग्नेचर मेंशन करता है। तो जब रजिस्टर्ड पोस्ट होती है जिसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब द पर्सन हु इज़ रिसीविंग दैट लेटर हैज़ साइंड कि ही हैज़ एक्नॉलेज्ड, उसने ये मेंशन कर दिया ही हैज़ एक्नॉलेज दैट थिंग कि आई हैव रिसीव द पर्टिकुलर लेटर। तो ये कह रहा है कि जब सम्मन प्रॉपरली एड्रेस्ड है, प्रीपेड है, उसकी जितनी भी फीस वगैरह थी सर्विसेज की वो पे कर दी गई है और रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया गया है जिसका एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी रिसीव हो गया है, तो हम इस सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि यहाँ पे सम्मन की वैलिड सर्विसेज हो चुकी है, चाहे उसने मतलब एक्नॉलेजमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने बताया कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब होता है कि वहाँ पे जो पार्टी रिसीव करती है अपने साइन कर देती है कि हाँ भाई फलाना लेटर मैंने रिसीव कर लिया है। तो कोर्ट एक सिचुएशन दे रहा है कि सम्मन के पास, जो कोर्ट ने सम्मन इशू किया है उस पर प्रॉपरली एड्रेस्ड है, प्रीपेड है, मतलब जो सर्विसेज का जो चार्जेस है वो पे कर दिए गए हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया गया है, ठीक है, जिसका एक्नॉलेजमेंट ड्यू चाहिए, ठीक है, पर तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोर्ट मानेगी, प्रिज्यूम करेगी कि वैलिड सर्विस हो चुकी है सम्मन को एक वैलिड प्रॉपर तरीके से पहुंचा दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया डिफेंडेंट का, कब, इन एब्सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब जब कोर्ट को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा उस चीज़ का कि हाँ हमने सम्मन सर्विसेज कर हमें रिसीव हो गया है, अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि भाई प्रॉपरली एड्रेस था, आपको प्रीपेड था, प्लस रजिस्टर पोस्ट से किया था, तो हम तो मानेंगे कि वैलिड सर्विस हो चुकी है सम्मन की। नेक्स्ट मोड है सर्विस ऑफ सम्मन बाय प्लेंटिफ। ये ऑर्डर 5 के रूल 9A में दे रखा है। तो इसमें कोर्ट इन एडिशन टू दिस सर्विस अंडर रूल 9, जो हमने अभी सर्विस पढ़ी है, रूल 9 के जो प्रोविजंस पढ़े, इसके साथ साथ प्लेंटिफ को भी परमिट कर सकता है कि वो डिफेंडेंट को सम्मन की सर्विस कर सके, वो डिफेंडेंट तक वो सम्मन पहुंचा सके। और जब प्लेंटिफ सर्व करता है सम्मन की सर्विसेज प्लेंटिफ के द्वारा की जाती है तो उसे दस्ती सम्मन कहा जाता है। नेक्स्ट मोड है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जो कि रूल 10 से लेके 16 तक प्लस रूल 18 में दिया गया है। तो इससे पहले इसको हम एक ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस बोलते हैं, जनरल मोड ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो इसका एक जनरल रूल पढ़ते हैं जो कि रूल 12, सबसे पहले रूल 12 पढ़ते हैं। रूल 12 ये कहता है कि जहाँ तक प्रैक्टिकल है, जहाँ तक पॉसिबल है, सम्मन की सर्विसेज डिफेंडेंट को इन पर्सन या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को ही दी जानी चाहिए। कि मतलब अगर एज फार एज पॉसिबल अगर प्रैक्टिकल है तो सम्मन या तो डिफेंडेंट को दो या इन पर्सन, मतलब उसको खुद को दो सम्मन डिफेंडेंट को, या फिर उसके ऑथराइज एजेंट को दो। ये हमें रूल बोलता है रूल 12। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए रूल 15 बोलता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट नहीं है, डिफेंडेंट एब्सेंट है, ठीक है, जब सम्मन की सर्विसेज हो रही है एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन डिफेंडेंट एब्सेंट है और कोई भी
मतलब देर इज कोई भी चांसेस नहीं है कि वो मिल जाए विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम अपन मान सकते हैं कि 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम कोई चांस नहीं है कि डिफेंडेंट वहाँ पे आ जाए या मिल जाए। ठीक है, तो और उसका कोई ऑथोराइज एजेंट भी नहीं है। क्या सिचुएशन है, सम्मन डिफेंडेंट खुद भी नहीं है, उसका ऑथोराइज एजेंट भी नहीं है, और कोई चांसेस भी नहीं है कि विद इन अ रीजनेबल टाइम डिफेंडेंट वहाँ पे आ जाए। ठीक है, या वहाँ पे मिल जाए ढूंढने से। तो इस केस में क्या होगा, सम्मन किसको सर्व होगा। इस केस में इसके रिगार्डिंग रूल 5 बोलता है ऐसी सिचुएशन में सम्मन घर के डिफेंडेंट के घर के सबसे बड़े मेंबर को, दैट इज एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, डिफेंडेंट्स फैमिली, सम्मन किसको दिया जाएगा, सम्मन में बी सर्व्ड, सम्मन दिया जाएगा ऑन एनी एडल्ट मेल मेंबर, मतलब डिफेंडेंट की फैमिली के सबसे बड़े मेंबर, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया, उसके घर के मुखिया को सर्व किया जाएगा। सम्मन किसको दिया जाएगा, एडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली। ठीक है, और इसका रूल 15 का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। रूल 15 का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट रूल 13 है। रूल 13 में ये बताया गया है कि अगर सूट रिलेटेड है, केस किसके अगेंस्ट आया गया है कि कोई मतलब अगेंस्ट एनी बिजनेस और वर्क, कोई बिजनेस चला रहा है या कोई काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट, उसके जो वो बिजनेस कैरी कर रहा है या वर्क कर रहा है वो जो पर्सन है, उसके अगेंस्ट में सूट लाया गया है, मतलब इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, बिजनेसमैन के अगेंस्ट लाया गया है, कोई वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट में लाया गया है, और नॉट रिजाइडिंग द विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब द पर्सन इज नॉट रिजाइडिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सम्मन में बी सर्व्ड टू द किसको, मैनेजर। ठीक है, और एजेंट केयरिंग ऑन सच बिजनेसेस और वर्क। ठीक है, अगर ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में सूट लाया गया है जो कि कोई बिजनेस करता है या कोई काम करता है और जो कि कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो इन सच सिचुएशन उस बिजनेस के, उस काम के, जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वहाँ के मैनेजर या फिर कोई एजेंट जो उस काम को कैरी कर रहा है, उस बंदे को, उस पर्सन को सम्मन सर्व किया जाएगा एज पर रूल 13। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 14, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, अगर कोई सूट है जो कि रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ठीक है, और डिफेंडेंट को सम्मन की सर्विसेज पर्सनली नहीं की जा सकती, और डिफेंडेंट का कोई ऑथोराइज एजेंट नहीं है। क्या क्या सिचुएशन है, सूट किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं है, डिफेंडेंट का कोई ऑथोराइज एजेंट भी नहीं है जो कि सम्मन की सर्विस को, सम्मन को ले सके, उसको रिसीव कर सके। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या बोलता है, इस सिचुएशन में सीपीसी का क्या रूल है, सीपीसी का रूल ये है कि सर्विस में बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके चार्ज में वो प्रॉपर्टी है, जिसके रिगार्डिंग सूट है, तो उस पर्सन को वो सम्मन दे दिया जाएगा। कोई भी एजेंट ऑथोराइज्ड नहीं है, एनी एजेंट, ठीक है, हु इज़ नॉट ऑथोराइज्ड, पर उसको वो सम्मन दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके चार्ज में है, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट के किसी भी एजेंट को दे दिया जाएगा जिसने वो प्रॉपर्टी संभाल रखी है। ठीक है, ये बोलता है रूल नंबर 14। अब इसमें रूल 11 ये बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो सर्विस ऑफ समन शुड बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, मतलब अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो समन सारे डिफेंडेंट्स को दिया जाएगा, सारे डिफेंडेंट्स को सर्व किया जाएगा। इसका प्रोविज़न है रूल 11। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जिसमें सिंपल रूल दिया गया है, जनरल रूल दिया गया है कि जब भी डिफेंडेंट को सम्मन सर्व किया जाता है तो उस सम्मन में जज के साइन होंगे या फिर ऐसे ऑफिसर्स के साइन होंगे जिसको जज ने ऑथराइज्ड कर रखा है, और कोर्ट की सील होगी। नेक्स्ट रूल 16 ये कहता है कि जिस पर्सन को सम्मन
दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, वो उस पर एंडोर्स करेगा, अपने साइन करेगा कि उसने सम्मन रिसीव कर लिया है। मतलब द पर्सन टू हुम द कॉपी ऑफ सम्मन इज डिलीवर्ड और टेंडर्ड मस्ट मेक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स। मतलब उसको साइन करना पड़ेगा कि मुझे सम्मन सर्व हो चुका है। दैट इज गिवन अंडर रूल 16 ऑफ द ऑर्डर 5। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 18, जो कहता है कि एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। हमने रूल 16 में पढ़ा कि जो पर्सन सम्मन रिसीव कर रहा है, या वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है, या फिर कोई अदर ऑथराइज पर्सन हो सकता है जो कि सम्मन रिसीव कर रहा है, तो जो और उसको कॉपी ऑफ सम्मन दे दी जाएगी, और जो ओरिजिनल सम्मन होगा उस पर वो अपने साइन करेंगे, एंडोर्स करेंगे कि हमें सम्मन रिसीव हो गया है। तो ओरिजिनल सम्मन पे सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, जिसने सम्मन रिसीव किया है उसका सिग्नेचर आ गया, ठीक है। सेकेंडली जो सर्विंग, जो इसके बारे में बात करता है रूल 18। रूल 18 ये कह रहा है कि जो सर्विंग ऑफिसर है, जिसने सम्मन सर्व किया है, वो टाइम, जिस टाइम पे सम्मन सर्व हुआ है, प्लस मैनर, जिस तरीके से सम्मन सर्व हुआ है, वो भी उस ओरिजिनल सम्मन पे मेंशन करेगा, प्लस उस पर्सन के नाम और एड्रेस देगा जिसने ये आइडेंटिफाई किया है, ये विटनेस किया है कि पहले तो आइडेंटिफाई किया है कि हाँ यही डिफेंडेंट है, इसी को सम्मन सर्व होना है, और जो सम्मन की डिलीवरी है, जो सम्मन डिलीवर किया गया है, उस सिचुएशन को विटनेस किया है। उस पर्सन के नाम प्लस एड्रेस उस ओरिजिनल सम्मन पे मेंशन होंगे। सो इसमें हमने पढ़ा कि पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस ऑफ सम्मन। अब नेक्स्ट मोड है सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ सम्मन, जो कि रूल 17, 19 और 20 के अंदर दे रखा है। अभी तक हमने डिस्कस किया ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, इसके रिगार्डिंग रूल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट सर्विस का मतलब क्या होता है। जब ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन नहीं हो पाता, रीज़न कि डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है समन की सर्विसेज को, या फिर अपने आप को कहीं ऐसी जगह हाइड कर लेता है कि मतलब कि उसको समन ना मिल पाए, समन सर्व ना हो पाए, मतलब सारे पॉसिबल सर्कमस्टांसेस वो अवॉइड कर रहा है अपनी तरफ से कि ताकि समन सर्व ना हो पाए। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट को कब समन सर्व माना जाएगा, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर रूल 17, 19 और 20 इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बताते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज भी दो तरीके से होती है। पहली है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और दूसरी है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो पहली के रिगार्डिंग रूल है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब रूल 17 और 19 इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बताते हैं, और रूल 20 बताता है कि विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग रूल 17 ये बोलता है कि रूल 17 प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विसेज और कैन नॉट बी फाउंड। तो रूल 17 किन किन सिचुएशंस की बात करता है। पहली सिचुएशन जहाँ पे डिफेंडेंट या उसके ऑथराइज एजेंट ने समन की सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो समन नहीं लेंगे। सेकंड सिचुएशन कि डिफेंडेंट खुद भी नहीं है, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर या डिफेंडर कोई ऑथराइज एजेंट नहीं है, और डिफेंडर का कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, और इसके लिए सर्विंग ऑफिसर है उसने रीज़नेबल ट्राई किया, एक कोशिश की कि वो उनको ढूंढने की रीज़नेबल कोशिश की कि वो कहाँ पे है। तो इन सब की उसकी रीज़नेबल कोशिश के बाद भी सर्विंग ऑफिसर को डिफेंडेंट या उसकी फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी ऑथराइज एजेंट नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, वहाँ पे एक कॉपी ऑफ समन उसके घर के बाहर चिपका देगा, या फिर उसके घर के ऐसी जगह पे कॉन्स्पिशियस प्लेस, मतलब विच इज़ क्लियरली विजिबल, वहाँ पे कॉपी ऑफ समन अफिक्स कर देगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल समन था वो कोर्ट में रिटर्न कर देगा एक रिपोर्ट के साथ, जो कि उसमें ये मेंशन होगा कि उसने आफ्टर ट्राइंग ऑल ड्यू डिलिजेंस उसको डिफेंडेंट या उसके कोई भी फैमिली मेम्बर ऑथराइज एजेंट नहीं मिला, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी, उसने वहाँ पे समन की कॉपी को अफिक्स कर दिया है,
ठीक है। थर्ड, द सर्कमस्टांसेस ऑफ सो अफिक्सिंग, कि मतलब वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे, ठीक है। फोर्थ, किस सर्कमस्टांसेस में उसने उस कॉपी को अफिक्स किया। एंड फोर्थ इज कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये डिफेंडेंट का घर है, प्लस किस पर्सन की प्रेजेंस में उसने वहाँ पे कॉपी ऑफ द समन अफिक्स की, तो उस पर्सन का भी नेम एंड एड्रेस वहाँ पे मेंशन होगा। तो एक रिपोर्ट बनाएगा सर्विंग ऑफिसर, और जब वो ओरिजिनल समन रिटर्न करेगा उसके साथ ये रिपोर्ट भी रिटर्न करेगा कोर्ट को। रूल 19 में ये बताया गया है कि जो हमने रूल 17 में पढ़ा था कि सर्विंग ऑफिसर समन को रिटर्न कर देगा, तो समन रिटर्न होके जब कोर्ट में आएगा उसमें कोर्ट इस बात को लेके सेटिस्फाई हो जाता है, चाहे सर्विंग ऑफिसर के एफिडेविट पे या फिर सर्विंग ऑफिसर को एग्जामाइन करके ओथ पे, इस बात से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है, तो कोर्ट या तो डिक्लेयर करेगा कि समन ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, या फिर कोर्ट फर्दर इंक्वायरी के लिए, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर पास करेगा। तो रूल 17 और 20 है, यहाँ पे सर्विंग ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट समन की सर्विसेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ असेंशियल है, यहाँ पे कोर्ट का डिक्लेरेशन असेंशियल है कि भाई समन की सर्विसेज ड्यूली सर्व्ड हो चुकी है। तो रूल 17 और रूल 19 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट का डिक्लेरेशन जरूरी है कि समन की सर्विसेज ड्यूली सर्व्ड हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे रूल 20 जो कि बात करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हमने रूल 17 और 19 में पढ़ा कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब सर्विंग ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज कर रहा है। अब 20 में क्या है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव डिफेंडेंट अवॉइडेड द सर्विस ऑफ समन और एनी सच अदर रीजन समन कैनॉट बी सर्व्ड इन ऑर्डिनरी वे, मतलब कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि डिफेंडेंट समन से बच रहा है या समन की सर्विसेज को अवॉइड कर रहा है, या फिर मतलब नियरली इम्पॉसिबल है डिफेंडेंट को समन सर्व करना, तो ऐसी सिचुएशन में समन की सर्विसेज इन तरीक़ों से की जाएगी। पहली कि समन की जो कॉपी है वो कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिशियस प्लेस पे अफिक्स कर दी जाएगी, मतलब ऐसी जगह पे जो कि क्लियरली सबको विजिबल हो वहाँ पे समन की कॉपी अफिक्स कर दी जाएगी। प्लस जहाँ पे डिफेंडेंट लास्ट रहा था उस जगह पे अफिक्स कर दी जाएगी, और जहाँ पे वो अपना बिजनेस करता है, पर्सनली वर्क करता है, वहाँ पे उस कॉपी को समन की कॉपी को अफिक्स कर दिया जाएगा। और किसी तरीके से या फिर किसी मैनर से जो कोर्ट को सही लगता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके जो कि सर्कुलेट होता है जहाँ पे डिफेंडेंट लास्ट रहा था, तो ये हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो हमने पढ़ा कि समन की सर्विसेज सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज ऑफ समन जो कि दो तरीके से होते हैं, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए रूल डील करता है 17 और 19, एंड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए रूल डील करता है 20। अब नेक्स्ट मोड ऑफ सर्विस है सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस, जो कि रूल 21 से लेके रूल 30, ऑर्डर 5 के रूल 21 से लेके रूल 30 में दे रखा है। तो इसका रूल 21 ये बोलता है कि जब डिफेंडेंट जो समन इशूइंग कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में समन कोर्ट उस कोर्ट को सेंड कर दिया जाएगा जिसकी जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है, चाहे वो इशूइंग कोर्ट का स्टेट हो या फिर उससे दूसरा स्टेट हो। मतलब जो इशूइंग कोर्ट है, समन जो इशू कर रहा है वो उस कोर्ट के स्टेट के अंदर रहता हो या फिर दूसरे स्टेट में रहता हो। फॉर एग्जांपल एक सिविल कोर्ट है, ठीक है, जो कि जिसमें जुरिडिक्शन अप्लाई होती है कोटा की, ठीक है। तो अब डिफेंडेंट रहता है फॉर एग्जांपल जैसलमेर, तो ये विद इन स्टेट हो गया। तो दो सिचुएशन हो सकती है कि एक तो विद इन स्टेट है तो वहाँ के
जैसलमेर की कोर्ट को सेंड कर सकता है, इशूइंग कोर्ट जो कोटा का जो कोर्ट है जैसलमेर की कोर्ट को सेंड कर सकता है। दूसरा है डिफेंडेंट है जो कि रहता है राजस्थान में, और जो समन इशूइंग कोर्ट है, फॉर एग्जांपल समन इशूइंग कोर्ट है वो कोटा है जो कि राजस्थान में है, और डिफेंडेंट रहता है फॉर एग्जांपल गुजरात में, तो यहाँ पे भी उसको समन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो समन किसको दिया जाएगा? उस कोर्ट को, नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को दे दिया जाएगा सर्विस के लिए, पर हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। जिसकी जुरिडिक्शन है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, उस डिफेंडेंट की लोकल जुरिडिक्शन में वो कोर्ट है, तो उस कोर्ट को इशूइंग कोर्ट समन सर्विसेज के लिए भेजेगा। अब कैसे भेजेगा? बाय वन ऑफ इट्स प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा उस कोर्ट को भेज देगा, या फिर बाय पोस्ट, पोस्ट से भेज देगा, बाय कुरियर सर्विस जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखी है, या फैक्स से भेज देगा, या फिर ईमेल से भेज देगा, या फिर कोई भी तरीका जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव्ड कर रखा है। तो रूल 21 ये बोलता है कि जब समन इशू कर रहा है डिफेंडेंट उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इशूइंग कोर्ट है वो उस कोर्ट को समन सर्व करने के लिए बोलेगा, उस कोर्ट को समन भेजेगा कि ताकि वो सर्विस करवा सके उस समन की, ताकि वो डिफेंडेंट तक पहुंचा सके जिसकी जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट रह रहा है। वो कोर्ट कोई सा भी हो सकता है, या तो विद इन स्टेट हो सकता है या आउटसाइड द स्टेट हो सकता है इशूइंग कोर्ट के। ठीक है, अब इसके साथ में हम पढ़ते हैं रूल 23 जो कि ये कहता है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच समन इज सेंट। अब समन 21 के अंदर तो समन भेज दिया जिसकी जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है। अब वहाँ पे जिसको समन भेजा है उस कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है? तो जिस कोर्ट ने समन रिसीव किया है वो ऐसे प्रोसीड करेगा समन की सर्विस के लिए जैसे कि उसने खुद ने ही उस समन को इशू किया है, पहली चीज़। ठीक है, और उस समन को रिटर्न कर देगा किसको? इशूइंग कोर्ट को, जो विद द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स देयर टू। मतलब पहली चीज़ तो उस समन की रिसीविंग कोर्ट उस समन की सर्विस ऐसे करेगा जैसे उसने खुद ने इशू किया हो, और बाद में जो इशूइंग कोर्ट है उसको विद रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग का रिकॉर्ड कि हमने डिफेंडेंट को जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसका रिपोर्ट बना के समन के साथ वापस रिटर्न कर देगा। अगर डिफेंडेंट इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में उसका कोई ऑथराइज एजेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट को कैसे समन सर्व किया जाएगा? तो समन उस एड्रेस पे भेजा जाएगा जहाँ पे डिफेंडेंट इंडिया के बाहर रहता है, बाय पोस्ट भेजा जाएगा, या फिर ऐसी कोई कुरियर सर्विसेज जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखी है, या फिर फैक्स मैसेज से, या फिर ईमेल के थ्रू, और या फिर उसको उस कंट्री के कोर्ट के थ्रू डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा, पर उस कंट्री के साथ हमारे पोस्टल कम्युनिकेशन होने चाहिए। सेकंड ये बोलता है कि समन हमें सर्व करना है पाकिस्तान या बांग्लादेश, मतलब डिफेंडेंट कहाँ है? पाकिस्तान या बांग्लादेश है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिफेंडेंट को उस कोर्ट के थ्रू समन सर्व कराएंगे, पर वो कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। उस कोर्ट के थ्रू समन सर्व करवाएंगे जिसकी जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है। थर्ड सिचुएशन ये है कि जिसको हमें समन सर्व करना है, जो डिफेंडेंट है वो पब्लिक ऑफिसर है, कहाँ पे? बांग्लादेश या पाकिस्तान के अंदर, पर वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं होना चाहिए। वो ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस में नहीं होना चाहिए, जैसे नेवी, एयरफोर्स, नेवल फोर्स में ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में उस ऑफिसर को समन सर्व किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है इसके बिहाफ में। तो थर्ड प्रोविज़न ये कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में ऑफिसर है, या फिर वो रेलवे में या लोकल अथॉरिटी में सर्वेंट है, पर जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में उस डिफेंडेंट को समन सर्व किया जा सकता है, या फिर ऐसे कोई ऑफिसर को समन सर्व किया जा सकता है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाल रखा हो ऑफिशियल गेजेट में। रूल 26 बोलता है कि सर्विस ऑफ समन इन फॉरेन कंट्री थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट कर सकती है या फिर कोई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है
जिसके थ्रू उस कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में समन की सर्विसेज करवाई जा सके। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 26A, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट किसी भी फॉरेन कंट्री के ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग समन। ठीक है, मतलब वो फॉरेन जो गवर्नमेंट है वहाँ का ऑफिसर होना चाहिए वो पर्सन, तो किसी भी फॉरेन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है और उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि दिस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द सर्विसेज ऑफ समन। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है रूल नंबर 27, जो ये कहता है कि सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। मतलब कि डिफेंडेंट जो कि पब्लिक ऑफिसर है पर डिफेंस फोर्सेस में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड कि वो सर्वेंट है रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी में। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिस का HOD है उसको समन की सर्विस की जाएगी अलॉन्ग विद द कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। मतलब कि अगर डिफेंडेंट पब्लिक सर्वेंट है अदर देन डिफेंस फोर्सेस में, वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली रेलवे में या लोकल अथॉरिटी में सर्वेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट के जो ऑफिस का जो HOD है उसको समन की उसे समन सर्व किया जाएगा। 28 ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट कोई सोल्जर है या फिर कोई सेलर है या फिर कोई एयरमैन है तो समन किसको सर्व किया जाएगा? कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्सन, जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है डिफेंडेंट का, उसको सर्व किया जाएगा। सर्विस ऑफ समन इफ द डिफेंडेंट इज इन प्रिजन। तो इसके रिगार्डिंग रूल 24 ये कहता है कि सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट इफ ही इज इन ए प्रिजन। अगर डिफेंडेंट जेल के अंदर है तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट को समन बाय पोस्ट, बाय कुरियर सर्विसेज जो कि अप्रूव कर रखी है हाई कोर्ट ने, बाय फैक्स मैसेज, बाय ईमेल और बाय एनी अदर मीन्स जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव किए हैं। किसके थ्रू जाएगा? वहाँ के किसके नाम पे जाएगा समन? वहाँ के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। जो कि ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर डिफेंडेंट जेल में है तो समन किसको सर्व होगा? तो समन सर्व होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन। तो जो जेल का जो इंचार्ज है उसे समन सर्व किया जाएगा। उसे बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है या बाय ईमेल भी भेजा जा सकता है, बाय कुरियर सर्विसेज जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखी है उसके थ्रू भी भेजा जा सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, और फिर वो डिफेंडेंट को समन सर्व कर देगा। तो रूल नंबर 19 कहता है कि ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम द समन इज़ डिलीवर सेंट फॉर सर्विसेज, जो कि हमने अभी पढ़ा कि रूल 24 के अंदर, रूल 28 के अंदर और रूल 27 के अंदर जो समन को सर्विसेज कर रहे हैं। तो रूल 27 में कर रहे हैं हम HOD को, रूल 28 में कर रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर को और रूल 24 में कर रहे हैं हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को। तो इनको जब हम कोर्ट समन सर्व करता है तो इस केस में इन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी बनती है? तो इनकी ड्यूटी बनती है कि खुद के सिग्नेचर करें उस समन पे, प्लस डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट लें कि समन रिसीव हो गया है और उसकी जो कॉपी है वो कोर्ट में भेजें और उसे कोर्ट में रिटर्न करवा दो। और अगर वो जिसके नाम जो डिफेंडेंट है उसको समन सर्व नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो उसकी कारण की फुल डिटेल लिख के कोर्ट को वापस रिटर्न करें। तो ये है रूल नंबर 29 कि जिस ऑफिसर को समन सर्व हो रहा है उनकी क्या ड्यूटी बनती है। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस पर सिग्नेचर कर दें और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले ले डिफेंडेंट का और फिर उसे कोर्ट में रिटर्न कर दें। सेकेंडली, अगर वो किसी कारण से डिफेंडेंट को सर्व नहीं कर पा रहे वो ऑफिसर्स, तो वो फुल कारण लिखें, पूरी डिटेल लिखें, कारण लिख के कोर्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अब है रूल नंबर 30। रूल 30 बात करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। तो ये कहता है कि जब भी कोर्ट हैज़ टू शो सम मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको कोर्ट को रिस्पेक्ट शो करना है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसे समन न इशू करके एक लेटर इशू करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा उस पर्सन को, और उस लेटर में सारे फैक्ट्स होंगे और सारी वो बातें होंगी जो एक समन में होती है। तो ये रूल 30 क्या बात करता है? रूल 30 ऐसे कहता है कि कोर्ट को किसी ऐसे पर्सन को
समन भेजना है कि हु इज़ इन डिग्निफाइड रैंक, हु होल्ड सच डिग्निफाइड पोजीशन, और कोर्ट को लगता है कि उसकी ऐसी रैंक है कि उसको समन ना भेज के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा, और उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में सारी वो बातें होंगी, सारे वो फैक्ट्स और सारी वो बातें होंगी जो कि एक समन में होती है। पर इस रूल 30 को रूल 20 से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। रूल 20 बात करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की, समन सर्विस की सब्स्टिट्यूट बताता है, ठीक है। और रूल 30 बात करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन, कि हमें समन की जगह हम लेटर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्डर 5। थैंक यू।